Hello friends, welcome back to my channel. This is Manish. By profession, I am system architect and having more than 13 years of experience in IT industries. On this platform, you will learn many of IT technologies like system and network administration, cloud solution, antivirus and firewall management, system network monitoring tool, backup and security tools, patch management and DevOps tools, image management, virtualization, image cloning and help desk tool, and many more. So stay tuned on my channel. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम pfSense को दो हार्ड डिस्क पे RAID 1 की हेल्प से हम इंस्टॉल करते हैं और साथ साथ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ pfSense हम आज इसमें वीडियोस में चेक करेंगे। राइट, बेसिकली हम सबसे पहले बात करते हैं कि मिरर 1 की जहां बात आई थी दो हार्ड डिस्क की, तो दो हार्ड डिस्क बेसिकली मैंने लास्ट बार आपको डिस्कस किया था कि RAID क्या होता है, RAID, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट और इनएक्सपेंसिव डिस्क। आप किसी बोल सकते हैं RAID बेसिकली क्या काम करता है आपका, कि आपकी मल्टीपल हार्ड डिस्क होती है उनको रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है ताकि आपका जो डेटा है वो लॉस ना हो सके। अगर एक हार्ड डिस्क आपकी क्रैश हो भी जाती है तो भी डेटा आपका दूसरे के थ्रू रिकवर रह सके। राइट, जब हम RAID 1 की बात करते हैं तो RAID 1 क्या होता है, बेसिकली मिरर होता है। राइट, मिरर मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल बताऊं कि अगर एक हार्ड डिस्क में कोई डेटा है तो एज इट इज वही डेटा आपकी दूसरे हार्ड डिस्क में होगा। तो RAID 1 क्या करता है, आपकी कोई परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं करेगा। RAID 1 केवल आपका क्या करेगा कि अगर आपकी एक हार्ड डिस्क जिसमें कि डेटा है वो फेल हो जाती है तो सेकंड ड्राइव यूज में आ सके, आपके उसके प्रोडक्शन पे हैम्पर ना हो। राइट, तो बेसिकली आज जो हम फर्स्ट स्टेप में करने वाले हैं वो है pfSense को इंस्टॉल करना RAID 1 पे, मतलब दो हार्ड डिस्क पे, और उसके बाद फिर हम करेंगे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं इंस्टॉलेशन आपको पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि पूरा वीडियो मैंने आपको पहले पुरानी वीडियो में बता दिया था। राइट, अभी मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि दो हार्ड डिस्क मैंने यूज़ करी है सेम अमाउंट की, 100 GB की। राइट, उसके बाद pfSense की मैंने इमेज लगाई है, बूट कराने के लिए बूट कराया है उसको, एंड देन अब मैं इसको इस तरह से प्रॉम्प्ट आता है एक्सेप्ट, इंस्टॉल करना है अपन को डिफ़ॉल्ट उसके थ्रू। ये भी अगर ये आपको इंस्टॉलेशन नहीं आता कि pfSense कैसे इंस्टॉल करता है तो मेरी पुराने वाली जो वीडियो है उसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसको सेलेक्ट, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आता है, यहाँ पे अपन को रुकना है, यहाँ पे अपन को यूज़ करना है मिरर। राइट, और सेलेक्ट करनी है हार्ड डिस्क दोनों। ओके, देखिए इसको यस करना है आपको। इंस्टॉलेशन फिनिश हो चुका है, इसको आप इसको नो कर दीजिए, रिबूट। ये मेरी फायरवॉल का कंसोल है एसएसएच। इसमें देखिए मैंने देख सकते हैं जैसे कि वैन इंटरफेस पे ऑलरेडी आईपी है, लैन पे आईपी है 192.168.1.30। तो मैं इस आईपी से मैं अपनी जो फायरवॉल है pfSense फायरवॉल है उसको एक्सेस करूंगा ओवर द वेब। ये देखिए इसको मैं करता हूँ लॉगिन एडमिन यूज़र, पासवर्ड जो मैंने सेट किया था ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन जब मेरा फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड चला था, एंटर। देखिए अब सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है कॉन्ट्रैक्ट टाइप। कॉन्ट्रैक्ट टाइप जो होता है बेसिकली अलग अलग होते हैं यहाँ पे। अगर आपकी कोई डिवाइस आपने नहीं ले रखी है, नेट गेट की जो डिवाइस आती है वो अगर आपने नहीं ले रखी, ठीक है, तो आपके पास जो बाय डिफॉल्ट जो कॉन्ट्रैक्ट टाइप होता है वो होता है केवल कम्युनिटी सपोर्ट। आप अपने फॉर्म्स जो भी कोई इशू होता है वो फॉर्म्स पे डाल सकते हैं, उनके थ्रू वहाँ से उनका आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। अगर एक आपको ऑफिशियल सपोर्ट चाहिए, राइट, तो आपके लिए आपको उसके लिए क्या नेट गेट की जो डिवाइस आती है वो आपको परचेस करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको उसका सपोर्ट मिलेगा। राइट, तो ये बेसिकली आपकी कॉन्ट्रैक्ट टाइप की डिटेल है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरफेसेस की। इंटरफेसेस के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊंगा इंटरफेसेस में और यहाँ पे असाइनमेंट में जाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी दो ही इंटरफेस है, एक वैन और एक लैन। ठीक है, अगर मैं कोई भी तीसरा इंटरफेस ऐड करता हूँ, ठीक है, तो वो एक यहाँ पे आपको शो कर देगा। जैसा कि अपन एक काम करते हैं, एक इंटरफेस में इसमें अटैच करते हैं, ऐड नेटवर्क अडेप्टर, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। ऑलराइट, ये अभी शो नहीं करेगा जब तक आप अपनी इसको रिबूट नहीं करेंगे। रिबूट करने के लिए आप डायग्नोस्टिक में जाएंगे यहाँ पे, और डायग्नोस्टिक में जाके यहाँ पे ऑप्शन होता है रिबूट, इससे आप रिबूट कर सकते हैं। एक ऑप्शन होता है हॉल्ट सिस्टम। हॉल्ट सिस्टम होता है आपका शट डाउन करने का डिवाइस को। तो जरूरी नहीं है कि आप CLI कंसोल से जाकर के इन चीज़ों को करो, आप यहाँ से ग्राफिकल से भी कर सकते हैं। हॉल्ट सिस्टम से शट डाउन होता है, रिबूट से आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने इसको रीस्टार्ट कर दिया, रिबूट।
नॉर्मल रिबूट, देखिए ऑप्शन यहाँ पे आता है रिबूट, नॉर्मल रिबूट, दूसरा आता है रिबूट विद फाइल सिस्टम चेक और तीसरा रीरूट। ठीक है, बेसिकली रिबूट विद फाइल सिस्टम चेक क्या होता है, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो वो अपने फाइल सिस्टम में अगर उसमें कोई करप्ट आ जाती है, फाइल्स होती है या करप्ट डेटा बैड सेक्टर होता है तो उसको चेक करता है। तो मेरे को अभी नॉर्मल रिबूट करना है और देन सबमिट। ऑलराइट, ये रिबूट होके आ गई है मशीन आपकी फायरवॉल। अब मैं इसको वापस लॉगिन करता हूं। इंटरफेसेस में जाता हूं। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंटरफेस, जो तीसरा इंटरफेस था वो यहाँ पे दिखा रहा है अवेलेबल नेटवर्क पोर्ट, देखिए राइट। तो इस तरह से आपका इंटरफेस यहाँ पे शो होता है। अगर आप उसको असाइन कराना चाहते हैं तो आप उसको जस्ट ऐड करेंगे, ऐड सेलेक्ट इंटरफेस, तो इस तरह से ऐड हो गया। अब मेरे को अगर इसमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मेरे को जो भी इंटरफेस है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं वैन इंटरफेस को सेलेक्ट करता हूँ, अगर इसमें मेरे को एडिट करना है। ठीक है, नाम दे दिया मैंने वैन टाटा, या जो भी कोई आईएसपी है आपका, राइट। बेसिकली आज इंडिया में सबसे अच्छी सर्विस जो अभी देता है आईएसपी, दैट इज टीटीएल, टाटा टेली सर्विसेज। यहाँ पे IPv4 सेटिंग में अपने हिसाब से, या जो आईएसपी होती है आपको वो देती है आईपी एड्रेस देती है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर स्टैटिक देती है तो स्टैटिक आईपी एड्रेस में उसका आईपी एड्रेस आ जाता है। अगर डीएचसीपी से उठाना है तो डीएचसीपी मेरा बिहाइंड द नेट है, इसलिए मैंने ऑटोमेटिकली डीएचसीपी से किया है, राइट। अब देखिए ये एक ऑप्शन आता है यहाँ पे DHCP6 की भी आप अपने हिसाब से एंटर कर सकते हैं। मैक एड्रेस जो होता है वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली उठाता है, तो इसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है MTU। MTU होता है बेसिकली मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। बेसिकली ये क्या होता है, ये आपको रेफर करता है जो आपका लार्जेस्ट पैकेट होता है उसके साइज को, जो कि बाइट में होता है। तो MTU बेसिकली वो डिफाइन होता है। बाय डिफॉल्ट जो टिपिकल वैल्यू होती है वो इसकी 1500 बाइट होती है। अपने अकॉर्डिंग जो भी आप साइज होता है, जो ISP अकॉर्डिंग देती है आपको, बाय डिफॉल्ट वो 1500 बाइट्स के उसमें होता है। अगर नहीं होता तो आप उसको अपने चेंज घटा बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, राइट। इसी तरह से MSS वैल्यू होती है। MSS वैल्यू के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फिर बात आती है स्पीड और डुप्लेक्स। स्पीड बेसिकली यहाँ पे आपके डुप्लेक्सिटी, फुल डुप्लेक्स, जैसे आपने सुना होगा फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, ठीक है, सिंप्लेक्स, इस तरह के होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी कुछ पुरानी वीडियोस में आप देखेंगे, वहां पे उसमें मैंने आपको इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो बेसिकली आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। स्पीड अगर आप ऑटो सेलेक्ट करते हैं तो जो ISP की तरफ से आ रही होती है सेटिंग्स, वो अगर वहां पे ऑटो है सेलेक्ट, ठीक है, तो वही ऑटो सेलेक्ट आप यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर वहां पे उन्होंने हार्ड कोटेड वैल्यू कर रखी कि 1000 Mbps, राइट, 1 Gbps के उसमें, और फुल डुप्लेक्स, तो आपको यहाँ पे 1000 बेस टी फुल डुप्लेक्स करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू जो ISP होता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेट करना पड़ता है। मैंने अभी बाय डिफॉल्ट प्रेफरेंस कर रखा है, तो इसका मतलब है आपका ऑटो सेलेक्ट, कि जो सेटिंग मेरे ISP एंड पे, जो उनके मक्स एंड पे है, वही सेटिंग रेप्लिकेट आपकी यहाँ पे रहेगी सेम, राइट। अभी DHCP कॉन्फ़िगरेशन में मेरे को ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं करने, अभी आप इसको छोड़ सकते हैं DHCP और DHCP6 को। उसके बाद लास्ट में ऑप्शन आता है रिजर्व नेटवर्क। रिजर्व नेटवर्क बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई, देखो आप इंटरफेस होता है उसमें आपके ना कुछ बोगन IP भी होते हैं, ठीक है, बोगन IP हुआ या लूपबैक या प्राइवेट IPs हुए हैं, तो उसमें आपको यहाँ पे दोनों टिक मार्क दिख रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो, ब्लॉक प्राइवेट नेटवर्क एंड लूपबैक एड्रेस एंड ब्लॉक बोगन नेटवर्क, राइट। इनको आपको टिक मार्क करके देन आप सेव करोगे और अप्लाई चेंजेस। यहाँ पे एक अप्लाई चेंजेस आता है, इसको आप कभी भी ऐसा नहीं कि आपने वहां पे सेट कर दिया और अप्लाई चेंजेस करना भूल जाए, तो वो सेटिंग सेव नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से आपका सेव हो गया। अगेन मैं इंटरफेसेस में जाऊंगा, ठीक है, ये आपका इस तरह से वैन ISP वो सेट हो गया। इसी तरह से आप OPT को भी कर सकते हैं अगर आपने नया इंटरफेस बनाया है तो। अब सबसे पहले हम बात करेंगे VLAN की। यहाँ पे एक ऑप्शन और आप देख पा रहे होंगे VLAN, देखिए ये VLAN बेसिकली क्या है। VLAN में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आप VLAN सेट कर सकते हो। VLAN मतलब वर्चुअल लैन, ठीक है। लैन मतलब लैन तो आपको पता है, ये लोकल एरिया नेटवर्क, और VLAN मतलब वर्चुअल लैन। बेसिकली VLAN क्या है, आपका लॉजिकल ग्रुप है। लॉजिकल ग्रुप है किसके, नेटवर्किंग में। जब हम VLAN क्रिएट करते हैं तो बेसिकली सिंपल फंडा ये है कि एक बड़े ब्रॉडकास्ट डोमेन को हम छोटे छोटे ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि एक स्विच है, ठीक है, एक नॉर्मल एंटिटी है, वहाँ पे एक डिफॉल्ट वीलन बना हुआ है, मतलब सारे के सारे जो भी हैं, सारे के सारे डिवाइसेज हैं, वो पर्टिकुलर एक ही डोमेन में है, ब्रॉडकास्ट डोमेन में, ठीक है। ब्रॉडकास्ट डोमेन, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब क्या है कि सपोज करो अगर उसमें कोई ब्रॉडकास्टिंग होती है, उसमें वायरस आता है या कोई पर्टिकुलर मैसेज आप ब्रॉडकास्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी डिवाइस से, तो वो क्या होगा, वो सारी की सारी जो डिवाइसेज हैं उनके पास पहुंच जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ब्रॉडकास्ट डोमेन एक है। तो क्या होगा, अगर वायरस हुआ तो सब पे इफेक्ट कर देगा। तो इस चीज से बचने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग को रिड्यूस करने के लिए हम मल्टीपल वीलन डिफाइन करते हैं। मल्टीपल वीलन डिफाइन करने से क्या होगा, जो आपका एक बड़ा ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो छोटे छोटे ब्रॉडकास्ट डोमेन में टूट जाएगा, राइट। और अगर सपोज करो किसी भी पर्टिकुलर जो आपके ब्रॉडकास्ट डोमेन बने हुए हैं छोटे छोटे, उसमें कोई डिवाइस आपकी ब्रॉडकास्टिंग करती है, ठीक है, तो पर्टिकुलर उसी लिमिट, उस एरिया, उस पर्टिकुलर ब्रॉडकास्ट डोमेन तक ही रह पाएगा, सब जगह नहीं फैल पाएगा। तो आप सिंपल बोल सकते हैं, जैसे आप सबनेटिंग में क्या होता था, सबनेटिंग में एक बड़े नेटवर्क को आप छोटे छोटे स्मॉल सबनेट में तोड़ते थे, तो वीलैन को कभी उसी तरह से कॉन्सेप्ट आप उसको समझ सकते हैं कि एक बड़े ब्रॉडकास्ट डोमेन को आपने मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में, स्मॉलर ब्रॉडकास्ट डोमेन में तोड़ दिया। तो ये वीलैन का ऑप्शन यहाँ पे होता है। यहाँ पे जस्ट अगर आप इसको ऐड करना पड़ेगा आपको, सपोज इसमें फायदा क्या है कि सपोज करो आप एक ही इंटरफेस पे दो आईएसपीज को इंटरफेयर करना चाहते हो, राइट। तो दोनों आईएसपी एक साथ तो टर्मिनेट होंगे ही नहीं, राइट। आपके पहले क्या होगा, आईएसपी से आपके स्विच पे कनेक्टिविटी आएगी और देन स्विच से आपके वीलैन पे जाएगी, तो तब इन पे इंटरफेस पे जाएगी। तो तब यहाँ वीलैन का कॉन्सेप्ट आता है, आप मल्टीपल हर एक आईएसपी को एक वीलैन से अटैच कर सकते हो और तब उसको वर्क कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे OPT1 को, राइट। OPT1 की वीलैन टैग दे दी मैंने इसकी 50, ठीक है, प्रायोरिटी और नाम दे दिया जैसे आपका HR डिपार्टमेंट, ठीक है, इसको जस्ट सेव कर दिया। ऐसे ही दूसरी दे दी 51 IT डिपार्टमेंट, ऑलराइट। अब यही चीज मैं इंटरफेस असाइनमेंट में जाऊंगा ऑफिस में और यहाँ पे अवेलेबल कराऊंगा। देखिए अब अभी हमने कुछ भी नहीं चेंज किया था, OPT में एज इट इज था। अब यहाँ पे देखिए नीचे अवेलेबल नेटवर्क पोर्ट्स, अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे दोनों आ गए। तो ये होता है वीलैन का कॉन्सेप्ट कि आपने एक तो फिजिकल इंटरफेस एक है, लेकिन मैंने उस पर वर्चुअल इंटरफेस दो और बना दिए डिफाइन करके, क्या, वीलैन। तो अब मैं जो भी डिफाइन करूंगा, जो भी सेटिंग करूंगा, वो इनके अकॉर्डिंग करूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये, तो इसमें मैं नाम दे दिया HR डिपार्टमेंट, इनेबल इंटरफेस कर दिया, राइट। और ये मैंने अपने अकॉर्डिंग जो भी सेटिंग है उसके अकॉर्डिंग मैंने सेट कर दिया। इस तरह से HR डिपार्टमेंट का ये ऑप्शन आ गया। इसी तरह से मैं IT का भी कर सकता हूँ, ऐड कर दिया, नाम चेंज कर दिया, इनेबल इंटरफेस कर दिया ताकि इंटरफेस इनेबल हो गया, राइट। और जस्ट मैंने इसको सेव कर दिया। अभी मैंने IP कुछ भी नहीं दिया है इसको, ऑलराइट। अगेन मैं असाइनमेंट में जाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से शो हो जाएगा, ठीक है। वीलैन का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बेसिकली क्या फंडा है। अब सेम चीज चलती है इंटरफेस ग्रुप पे। इंटरफेस ग्रुप कहाँ काम में आते हैं? इंटरफेस ग्रुप बेसिकली वहां काम में आते हैं जब आपके मल्टीपल आईएसपी की रिडंडेंसी होती है। तो आप क्या काम करते हो और आपके पास कोई ऑप्शन है, सपोज करो मेरे पास एक सर्वर है, वेब सर्वर है, मैं उसको मल्टीपल आईएसपी से निकालना चाहता हूँ, राइट। कि अगर मेरा एक आईएसपी डाउन हुआ तो वो दूसरे के थ्रू निकल जाए, तब मैं जाके इंटरफेस ग्रुप को यूज करूंगा। इंटरफेस ग्रुप में जाने के लिए इंटरफेस ग्रुप पे जाऊंगा और देन ऐड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है जितने भी आपने इंटरफेस बाइंड करा रखे थे। तो अगर सपोज करो आपके पास दो आईएसपी हैं, ठीक है, तो वैन आईएसपी और दूसरा वैन ISP1, तो आप उन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और देन फिर उसको आप यूज करेंगे। तो एक काम करता हूं, मैं एक और इंटरफेस कनेक्ट करता हूं वैन ISP2 के लिए।
ये देखिए अब अवेलेबल नेटवर्क पोर्ट एक और आ गया, इसको जस्ट मैं ऐड कर देता हूँ, नाम दे देता हूँ, इसको इनेबल कर देता हूँ WAN ISP2। ऑलराइट, इसको DHCP पे डाल देता हूँ, ऑटोमेटिक, ओके, सेव, देन सेव। तो अब समझिए यहाँ पे आपके दो ISP हो गए, ठीक है, एक ISP और ये दूसरा ISP2, राइट। तो अब इंटरफेस ग्रुप का आता है काम। इंटरफेस ग्रुप में गया, ऐड कराया और नाम दे दिया WAN ISP LB, लोड बैलेंसिंग, या लोड बैलेंसिंग आप जो भी अपना नाम दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, और दोनों इंटरफेस को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ऑलराइट, देन सेव। तो ये बेसिकली मेरा इंटरफेस ग्रुप हो गया, दो इंटरफेस ग्रुप का, जिसके मेंबर है WAN ISP और WAN ISP2, ठीक है। अब इन केस क्या होता है, मैं कोई रूल बनाऊंगा, जो भी रूल बनाऊंगा तो मैं किस पे बनाऊंगा, WAN ISP LB पे, इंटरफेस ग्रुप पे। तो उसके अगर सपोज करो WAN ISP मेरा डाउन भी होता है तो भी मेरा वो जो रूल होगा वो मेरा WAN ISP2 से चलता रहेगा। इसकी भी हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, वो अपन लेटर जो डिस्कस करेंगे उसमें अपन डिस्कस करेंगे लेटर के आपके वीडियोस में, ठीक है। तो ये आपका इंटरफेस ग्रुप था। उसके बाद अब ऑप्शन आता है, मैं आपको कुछ और देता हूँ। जैसे सपोज करो आपको यहाँ से फायरवॉल से पिंग करना है, ठीक है। पिंग करने के लिए आप डायग्नोस्टिक में जाओगे और यहाँ पे आप जैसे चेक कर सकते हो, देखो पिंग, पिंग पे क्लिक किया, मैंने करा 8.8.8.8, ठीक है। सोर्स एड्रेस आप जो सेलेक्ट करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और पिंग। तो देखिए कनेक्टिविटी, मतलब मेरा ये जो WAN ISP है ये मेरा इंटरनेट से कनेक्ट हो रखा है, राइट। इसी तरह से डायग्नोस्टिक में जब आप ट्रेस रूट जाते हो तो ये ट्रेस रूट में भी जाकर के सारा का सारा पाथ हो जाता है, कितने कितने होप्स के होते हुए ये उस सर्वर तक पहुंच रहा है। तो ट्रेस रूट में मैं गया और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया hotmail.com। सोर्स एड्रेस में WAN ISP, नंबर ऑफ होस्ट मैक्सिमम कितने होने चाहिए 18, और इसको यूज ICMP करना चाहता हो तो उसको कर सकते हो। देन ट्रेस रूट, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और देन उसके बाद आपको डिस्प्ले करेगा आउटपुट। ये लास्ट तक इतने उसमें आपको सारा के सारा इसने डिस्प्ले रिजल्ट कर दिया कि किस किस होप से होते हुए पहुंचा है ये और कैसे। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको इसको स्क्रीन को करता हूँ। ये देखिए सबसे पहले ये गया आपके WAN गेटवे के पास, WAN गेटवे इसने इसको यहाँ पे 254 के थ्रू निकाला, बाहर निकाल दिया और ये सारे होप्स के थ्रू होते हुए लास्ट में ये यहाँ पे पहुंच गया हॉटमेल पे। तो इस तरह से आप किसी भी जो सर्वर FQDN है या आपका पर्टिकुलर जो डोमेन है उसको आप इस तरह से आप ट्रेस कर सकते हो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर पोर्ट को टेस्ट करना है कि वो पोर्ट ओपन है या नहीं है सर्वर साइड में, मतलब अगर कोई आपका क्लाइंट है और क्लाइंट बोल रहा है कि आप ये एक्सेस कर सकते हो तो आप पहले टेलनेट करके देख सकते हो। टेलनेट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टेस्ट पोर्ट, ये टेस्ट पोर्ट होता है बेसिकली टेलनेट, आप जो भी नाम है उसको आप टेलनेट करके देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने hotmail.com लिखता हूँ और पोर्ट नंबर 443, देन टेस्ट। तो देखिए HTTPS हॉटमेल के लिए ओपन है तो इसलिए आपको इसने दिखा दिया पोर्ट 443 सक्सेसफुल। अगर जैसे आप हॉटमेल ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको पता पड़ जाता है कि HTTPS के थ्रू जा रहा है, किसके थ्रू, तो ये HTTPS पे जाता है तो इसलिए यहाँ पे आपका 443 इनेबल हो गया। तो ये बेसिकली आपकी पोर्ट टेस्टिंग है कि किस तरह से आप पोर्ट को टेस्ट कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर पोर्ट ओपन है या नहीं है, राइट। उसके बाद हम चलते हैं सिस्टम में। सिस्टम में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडवांस, एडवांस पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे HTTPS पे आप प्रोटोकॉल के थ्रू यूज़ करते हो, कौन सा TLS SSL TLS सर्टिफिकेट यूज़ करना चाहते हो तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो, राइट। और इसके अकॉर्डिंग देखिए सारे के सारे TCP पोर्ट यहाँ पे दिखाएगा किसके थ्रू आप यूज़ करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया यहाँ पे इसको 4445, तो मेरा जो कंसोल है वो किस पे खोलेगा, आप 4445 पे, ठीक है। मैक्सिमम प्रोसेसर कितना यूज़ करते हो, वेब GUI डायरेक्टेड कैसे करते हो, अगर यूज़ कर रहे हो आप रूल बना रहे हो तो ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है, ठीक है। फिर एक नीचे आता है वेब GUI लॉगिन, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। डिसेबल लॉगिन ऑफ वेब GUI का सक्सेसफुल लॉगिन, ठीक है। तो अगर ये सक्सेसफुल लॉगिन जो होगा, आपके जो लॉगिन होते हैं जब भी आप लॉगिन करते हो वेब कंसोल पे तो वो शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको टिक मार्क, मतलब ये बाय डिफॉल्ट टिक मार्क नहीं होना चाहिए।
ठीक है। इसके बाद नीचे आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वन बाय वन हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको सिक्योर शेल एसएसएस जो होता है, ठीक है, वो इनेबल करना है, देन आप उसको यहाँ से आप सेट कर सकते हो, इनेबल सिक्योर शेल, पासवर्ड और पब्लिक की, जो भी आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट क्या होता है एसएसएच का 20 होता है, इसलिए आपने 22 होता है, तो 22 ये बाय डिफॉल्ट इनेबल ही रहता है, राइट। इसको मैंने जैसे इसको सेव कर दिया, ऑलराइट। अब ये ओपन नहीं होगा जब तक मैं इसमें 444 यूज नहीं करूंगा। अब देखिए 444 जैसे ही यूज किया ये ऑटोमेटिकली मेरा लॉगिन हो जाएगा। इस तरह से बेसिकली आप पोर्ट डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है सिस्टम ट्यूनेबल। सिस्टम ट्यूनेबल क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे सारी की कुछ सिस्टम, जैसे आप कोई आपका सिस्टम चल रहा है, उसको आपको परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है या उसमें कुछ आपको मॉडिफिकेशन करना है, तो वो जो सारी सेटिंग्स होती हैं वो सारी सेटिंग्स आपकी यहाँ से होती हैं। ये वन बाय वन हम धीरे धीरे जो आगे नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसमें डिस्कस करेंगे। अभी आपको जस्ट पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद आपका एक नोटिफिकेशन वाला टैब आता है, जैसे ये देखिए नोटिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे सारी की सारी आपकी जो सेटिंग्स होती हैं, जैसे ईमेल का हुआ, जनरल सेटिंग्स में हो गया, एसएसएल टीएलएस से रिलेटेड हो गई चीज़ें, ठीक है। आपका पर्टिकुलर किस तरह से आप पुश ओवर मैसेजेस भेजते हो, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारी आपकी यहाँ पे वर्कआउट होती हैं। इसके बाद फिर नेटवर्किंग में चलते हैं हम। नेटवर्किंग में बेसिकली आपके जो सारी की सारी चीज़ें क्या बोलते हैं डीएनएस से रिलेटेड हुआ या पर्टिकुलर आपने नेटवर्क इंटरफेस से रिलेटेड हुआ, तो वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पे होंगी। ये देखिए फायरवॉल और नेट में जाऊंगा मैं यहाँ पे, तो ये फायरवॉल और नेट में बेसिकली इसके कुछ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं, वो हमको यहाँ से सेट करने पड़ेंगे बाद में इन फ्यूचर जब जब हम रूल बनाएंगे और जैसे वर्किंग करेंगे उसके लिए। तो ये वन बाय वन हम अगेन आगे नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये तो चीज़ थी। उसके बाद आता है सिस्टम के अंदर ही आपका जनरल सेटअप है। यहाँ पे जनरल सेटअप पे जाओगे, जनरल सेटअप में क्या होता है, आपका जो होस्ट नेम है वो आप सेट कर सकते हो, जो डोमेन है वो सेट कर सकते हो, डीएनएस सर्वर की सेटिंग सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो आपके अगर सपोज करो आप सिस्को अम्ब्रेला के डीएनएस यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या पर्टिकुलर कोई और थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो एट डीएनएस सर्वर करके इस तरह से। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर दोगे, जैसे मैंने कर दिया 8.8.4.4, ठीक है। इस तरह से किस इंटरफेस से बाइंड कराना है तो वो उसके थ्रू भी बाइंड करा सकते हो, जैसे इसके थ्रू मैंने बाइंड करा दिया, राइट। तो ये इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपका डीएनएस सर्वर ओवरराइड करने का ऑप्शन भी आता है, अलाउ डीएनएस सर्वर लिस्ट टू बी ओवरराइड बाय डीएचसीपी। अगर आप डीएचसीपी के थ्रू आपको उसको ओवरराइड कराना है, जैसे मेरे यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर है, ठीक है, तो मैंने ऑटोमेटिकली वैन इंटरफेस पे उसको टिक मार्क कर दिया, तो वो डीएचसीपी सर्वर के जो डीएनएस सर्वर होंगे वो ओवरराइड होंगे आपके, ठीक है। यहाँ पे टाइम जोन आप सेट कर सकते हो, टाइम सर्वर की वैल्यू दे सकते हो, अगर आपके लोकल टाइम सर्वर है तो उसको आप उससे मैप करा सकते हो, डिफॉल्ट लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, ठीक है। थीम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, सपोज करो मैंने यहाँ पे कर दिया तो डार्क, तो आप अगली बार जब मैं लॉगिन करूंगा तो ये इस तरह की थीम आएगी, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो बेसिक जो है आपका जनरल सेटअप में आपका ये इन्फॉर्मेशन होती है, इसको मैं जस्ट सेव कर देता हूँ। ठीक है। इसके बाद ऑप्शन आता है कि यूजर मैनेजर, देखिए आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यूजर मैनेजर में जब मैं गया यहाँ पे, तो यहाँ पे यूजर मैनेजर मतलब आप यूजर, देखिए थीम मेरी चेंज हो गई, राइट। अब यूजर मैनेजर में बाय डिफॉल्ट तो क्या है, एक ही यूजर है एडमिन। अगर मेरे को मल्टीपल दूसरा यूजर बनाना है तो मैं दूसरा यूजर भी बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो भी है, फॉर एग्जाम्पल यूजर केवल नाम दे दिया यूजर 1, पासवर्ड सेट कर दिया मैंने, ऑलराइट, नाम दे दिया यूजर 1, ठीक है। अगर एक्सपायरेशन डेट करनी है तो वो आप उसके हिसाब से सेट करते हो, ठीक है। किसके मेंबर का देना, अगर आपको एडमिन ग्रुप के मेंबर बनाना है तो उसको वो करा सकते हो, इसको दैट इज मूव के अंदर, ठीक है। इस तरह से करके और जस्ट सेव कर सकते हो ये, राइट। तो दूसरा यूजर बन गया। अब मेरे को अगर सपोज करो इसको ऑथेंटिकेट कराना है किससे, एक्टिव डायरेक्टरी से, तो उसके लिए मैं ऑथेंटिकेशन जो सर्वर है यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे उसको ऐड कराऊंगा। ऐड करके ये देखिए यहाँ पे आएगा। ये अपन नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि एडी ऑथेंटिकेशन कैसे होता है और किस तरह से एडी के जो यूजर होंगे वो इस पर लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़, उसके बाद सेटिंग का ऑप्शन आता है। सेशन टाइम आउट जो होता है आप वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि बाय डिफॉल्ट जो कंसोल है वो कितने टाइम के बाद सेशन टाइम आउट हो जाए आपका,
ठीक है। ऐसे ग्रुप की ऑप्शंस वैल्यू होती हैं यहाँ पे ऑल और एडमिन यूजर। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था कि pfSense को कैसे बेसिक हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये आपकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ और इसकी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन लेंगे और उसको लाइव प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आज की वीडियो में इतना